सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ होल्डिंग आउट। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें काफी मजा आने वाला है क्योंकि किल्मो यहाँ पर एम्पर को बचाने के लिए सीधा उनकी तरफ अकेले रवाना हो जाता है। साथ ही ये जो करंट का आर्क चल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्क है जिसमें की काफी सारा एक्शन, फाइट, ड्रामा तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा। बट उससे पहले गाइस, मेक श्योर तुमने इससे पहले का जो ब्रेकडाउन वीडियो है उसे जरूर से चेकआउट किया है। कर लेना यार, तुम्हारे ही फायदे की बात है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमी, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले यहाँ पे हम यांगकोंग के एम्पर को देख पाते हैं जो की यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे थे और लगातार वो लोग यहाँ से वहाँ खाना बस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। यहाँ पे लोगों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी। तभी यहाँ पे एम्पर जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर है ना, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, उनसे सवाल करते हैं कि एक बात बताओ, इंपीरियल एडवाइजर ने आज तक जो सुधार किए हैं उन सारे सुधार से पहले जो एक गज फर्टाइल जमीन होती थी, आखिर उससे कितने लोगों का पेट भरता था। यहाँ पे उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी वो यहाँ पे बताने लगता है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो बड़े बड़े क्लैंस हैं वो लोग अच्छी और उपजाऊ जमीन को अपने कब्जे में रखते थे। किसानों के लिए तो खेती के लिए जमीन ही नहीं बची थी और ये सब कुछ बस बड़े बड़े क्लैन मेंबर्स या फिर कोई बहुत बड़े सेक्ट मेंबर्स के पास ही सारी की सारी जमीनें हुआ करती थी और बेचारे किसानों को उनसे कर्ज लेना पड़ता था, उनकी जमीन उधार लेनी पड़ती थी खेती करने के लिए। ऐसे लोग जिनके घर में खाने के लिए 7-7 लोग हैं, ऐसे में बेचारे क्या करते, साल भर मेहनत करो, खेती करो, जिससे पैसा है उससे किराया दे दो और इनमें बेचारों के पास कुछ भी नहीं बचता और सिर्फ एक सिंगल डिजास्टर ही इनफ है उन सभी को पूरी तरीके से मारने के लिए। बस एक कोई बड़ी बीमारी और पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद। यहाँ पे ये सारी बात वो बंदा भी सुन रहा था और कहने लगता है कि हाँ, आपने सही कहा। उसके बाद वो कहने लगता है कि तो अब ये बताओ, जब से इंपीरियल एडवाइजर ने ये सारे सुधार किए उसके बाद से क्या बदलाव आया है। जिस पे ये जो मिनिस्टर था ना, वो बताने लगता है कि जब से उन्होंने अपने सारे के सारे जो कंडीशंस अप्लाई किए, जो सुधार किए ना, उससे सारी की सारी जगह नेशनलाइज्ड हो गई। जितने भी अडल्ट थे उन्हें खेती करने के लिए खेत दिए गए। 40 में से 10 खेत तो फर्टाइल निकलते हैं और जो डिवाइन आर्ट प्रोटेक्शनर्स थे वो लोग भी दिन रात एक करते हुए उन फील्ड पे काम करते रहे जहाँ बारिश नहीं होती थी, जिन खेतों पे खेती ही नहीं की जा सकती, उस मिट्टी को इन लोगों ने अपने पावर की मदद से उपजाऊ बनाया। बारिश से लेकर सिंचाई हर एक चीज का बंदोबस्त किया और इस बात को इंश्योर किया कि हाँ, यहाँ पर भी खेती की जा सकती है। जिसके चलते तो तब से लेकर आज तक कोई भी भूखमरी से नहीं मरा और सारी के सारे लोगों के पास रेंट देने के लिए भी इनफ पैसे हैं और घर चलाने के लिए भी। इवन की जो मीट, जिसे कि रिच फूड भी माना जाता है, वो भी इतना ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है कि जो फार्मिंग फैमिलीज है, यानी कि जो किसान है, वो लोग भी इसे बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे तभी ये सारी कैलकुलेशन सुनकर एम्परर कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, इतना सब कुछ अगर किया गया है और सच में उस बदलाव के चलते लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है, तो आखिर एक नेचुरल डिजास्टर इतने सारे लोगों को एक ही झटके में भुखमरी का शिकार कैसे बना सकती है। आखिर कैसे एक ही झटके में पूरे के पूरे नेशन के ऊपर भुखमरी की हालत आ गई। हाँ, अब यहाँ पे ये सुनते जाते वो बंदा भी कहने लगता है कि असल में बात ये है, पर तभी वो थोड़ा झिझकता है। लेकिन जैसे ही एम्परर उसे फोर्स करता है तो वो बताने लगता है कि असल में बात ये है कि पॉपुलेशन पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। 160 पहले वो सारे सुधार लागू किए गए थे और आज तक काफी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है कि अब इन्हें रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेन चीज ये नहीं है, असल बात ये जो ट्रांसफर है ना मेन लाइन तक का, यही चीज है। क्योंकि जो मेन क्लैन और जो बड़े बड़े सेक्ट हैं, इन लोगों ने जानबूझ के जो अनाज का दाम है इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और इस डिजास्टर से इन्होंने फायदा उठाया, यानी कि आपदा में अवसर ढूंढा। यहाँ तक कि लोगों को उन्होंने इस हद तक मजबूर किया कि वो अपनी फर्टाइल जमीन तक बेचने पे मजबूर हो गए और बहुत ही कम कीमत में इन लोगों ने उनसे जमीनें खरीद ली। लोगों को सरवाइव करना था तो उनके पास और कोई चारा था ही नहीं और जिसके बाद वापस से सारी फर्टाइल लैंड्स और जो उनके अनाज थे वो सब कुछ इनके कब्जे में चला गया। और ये जो भुखमरी हम देख रहे हैं ना, इसे कभी भी परमानेंट होना ही नहीं चाहिए था। इवन की इसे कभी आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन थी उस हिसाब से कभी भी अगले 100 साल तक तो इसे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन देखिए, अब इस दौरान यहाँ पे हम उसी ओल्ड मैन रुलाई और जो फेलो दाओइस्ट थे, दोनों ही यहाँ पे एम्परर को निपटाने के लिए आ चुके थे और यहाँ पे इन लोगों ने भेस नहीं बदला था, बस टोपी पहन ली थी। यहाँ पे तभी वो बंदा आगे बताने लगता है कि लेकिन जब वॉर हुआ ना, उसके बाद से हमारी पूरी की पूरी ट्रेजरी खाली हो गई, हमने सब कुछ झोंक दिया उसमें। अब तभी एम्परर ये सारी बात सुन के बताने लगते हैं कि स्नो डिजास्टर पास्ट में भी आए हुए हैं और ये कोई हेवन की तरफ से भेजा गया डिजास्टर नहीं है, बल्कि ये तो इंसेक्ट की मेरी भगत है जो कि यहाँ पर ऐसे डिजास्टर के लिए जिम्मेदार है जिसके जरिए से ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं ताकि ये लोग अपना सब कुछ इन्हें दे दें। जिसके बाद वो लोगों को खाना खिलाते हुए ना आगे बताने लगते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि इंपीरियल एडवाइजर के जो सुधार थे ना, उसके चलते लोगों का ही फायदा हुआ है और ये जो बड़े बड़े सेक्ट हैं इन सब का नुकसान होता हुआ आया है। लेकिन ये लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जिसके बाद ये डिजास्टर आया जिसमें इनके जो मर्चेंट्स थे, हर एक चीज को इन्होंने फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश की, पूरा का पूरा कमांड अपने हाथ में लेने की कोशिश की। लेकिन यहाँ इंपीरियल एडवाइजर लगातार सुधार करता रहा। उसने यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स को बनाया, कॉलेजेस बनाए, इंपीरियल कॉलेजेस बनाए ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। और ये जो सेक्ट आर्ट्स है जो कि सिर्फ सेक्ट्स और बड़े बड़े क्लाइंट्स तक ही सीमित थे, इन्होंने सबके लिए
आम किया ताकि हर कोई सेक्ट आर्ट सीख पाए, लेकिन वो बड़े बड़े सेक्ट उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तो गद्दारी करना शुरू कर दिया। बगावत पे ये लोग उतर आए और इन लोगों ने अपनी एक फोर्स क्रिएट की। उन लोगों के पास दूसरा रास्ता था, वो चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वो लोग दुश्मनी और बगावती पे उतर आए। अब तभी उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ मौजूद हर एक बंदा कान खोल के सुन ले, मुझे मेरे किंगडम में मेरे ऑफिशियल्स के तौर पर कोई बड़े बड़े सेक्ट के मेंबर्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे स्कॉलर्स चाहिए, फार्मर्स चाहिए, मुझे आर्ट्समैन, मर्चेंट्स, ये सब चाहिए जो कि रियल वर्क कर सके। कुछ ऐसे भी स्कॉलर ऑफिशियल्स हैं जो कि खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा काम तो हमारे आम लोग करते हैं। इनसे ही तो हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है। अब तभी यहाँ उसकी सारी बातों को ना पास मौजूद बंदा नोट कर रहा था। ऐसी के साथ एम्परर जब ये सारी बातें बता रहा था ना, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि काश अगर मुझे मौका मिलता ना, ऐसे लोगों को मैं निपटा के रख देता। जस्ट यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, आपको थोड़ा अपने वर्ड्स पे ख्याल करना चाहिए। कोई अगर सुन ले तो आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। जस्ट वो कहने लगता है कि मुझे किसी का डर नहीं, मैंने सच ही कहा है। जो लोग बस इस किंगडम का हिस्सा बनकर इसे दीमक की तरह खाने की कोशिश करें, उन लोगों के बारे में और मैं क्या कहूँ। अब तभी एम्परर अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि मैं सच में कसम खा रहा हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिलता है ना, तो मैं इन सभी को मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि ये लोग बस हमारे किंगडम को दीमक की तरह चूस रहे हैं। अब तभी यहाँ पे जो ओल्ड रुलाई और वो जो ओल्ड मैन है, दोनों यहाँ पे आ चुके थे। रात साथ ही कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बात बताइए, जब किसी किंगडम के ऊपर ऐसे डिजास्टर आ जाए तो फिर इन्हें कैसे रोका जाना चाहिए, ताकि इसके जरिए से जिनकी जान अभी तक सफर कर रही है उन्हें बचाया जा सके। अब यहाँ पे उसकी बात सुनते साथ ही सारे के सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी यहाँ ओल्ड रुलाई सामने आते साथ ही अपनी हेड को उतार देता है। कहने लगता है कि हाँ सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिसके जरिए से सब कुछ रोका जा सकता है, लोगों की जान बचाई जा सकती है, और वो अपने आंख में एक लौता ट्रू पैथ है। अब यहाँ पे जैसे ओल्ड रुलाई को जो एम्परर देखता है ना, वो तो यहाँ पर उसे देखते साथ ही पहचान जाता है। कहने लगता है कि ओल्ड रुलाई तुम। अब तभी यहाँ पर एम्परर के आसपास काफी सारे लोग आके जमा हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे लोग जो थे ना, आम लोग, वो गवाही दे रहे थे। इवन की जो उसके लोग थे वो कह रहे थे कि योर मैजेस्टी, इन्होंने तो खुद चल के लोगों की आगे बढ़ के मदद की है। यहाँ तक वो पानी, खाना सब कुछ लेके आए हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जो एड रिलीफ है ये खुद पर्सनली चल के लेके आए हैं। यहाँ पे तभी दाओ मास्टर, दाओ सेक्ट का, वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, और लगता है कि तुम लोग इसके जरिए से अपनी छवि को यहाँ सुधार रहे हो। अब दाओ मास्टर को तो देखते साथ ही लोग पहचान लेते हैं। तो दाओ मास्टर कहने लगता है कि ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले थोड़ी सी दलिया खाई जाए, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम रास्ते को लीड कर पाओ। अभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो एम्परर है ना, वो इनको देखते साथ ही कहने लगता है कि यहाँ पे 2 लीडर्स मौजूद है जो कि 3 ग्रेट सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और आज यहाँ एक साथ दोनों का आना कोई आम बात नहीं होगा। यहाँ पे सारे के सारे लोग चौकन्ना थे। जनरल कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इनका यहाँ आने का इंटेंशन बिल्कुल भी साफ होगा, लेकिन तभी एम्परर थोड़ा सोचते हैं और तभी अपने लोगों को पीछे हटने को कहते हैं, जिसके चलते सभी लोग यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी यहाँ रूलाई और दाओ मास्टर यहाँ पे एम्परर को ही देखे जा रहे थे, और तभी वो ने दलिया सर्व करते हुए कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर रास्ते की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आप दोनों पहले यहाँ पर थोड़ी सी दलिया खाएं हमारे साथ। अब ये कहते हुए एम्परर अपने लिए थोड़ा सा निकालता है और फिर यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि तुम लोग भी अपने लिए ले सकते हो और फिर हमारे साथ खा सकते हो। अब यहाँ पर सभी लोग दलिया निकालते हैं, सभी लोग खाते हैं, और थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पे जो दाओ मास्टर है वो कहने लगता है कि न जाने कितना अरसा हो चुका है और अब जाकर मैं मॉडल फूड खा रहा हूँ, और सच में ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इसमें वो हर एक चीज मौजूद है जो कि हर एक दलिया के अंदर होनी चाहिए। इसमें सारे न्यूट्रिशंस है। अब यहाँ पे इस दौरान जो एम्परर है वो पानी पीता है और इन लोगों को पिलाते हुए कहने लगता है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और आप दोनों दाओ ब्रदर्स को भी कभी कभी इसे खाना चाहिए, इससे आपका ही भला होगा। खुद को ज्यादा हायर लेवल पे मत समझो, खुद को जितना ज्यादा ग्राउंड टू अर्थ रखोगे उतना ही अच्छा होगा। अब तभी दाओ मास्टर कहने लगता है कि हमने खुद को इस मॉडल वर्ल्ड से अलग इसीलिए किया ताकि यहाँ की जो कीचड़ और यहाँ की जो साजिशें हैं मॉडल वर्ल्ड से, उनसे खुद को दूर रख पाए, उनसे खुद को सेफ रख पाए। लेकिन आप तो मॉडल वर्ल्ड के एम्परर हो ना, आप तो आम लोगों के ऊपर राज करते हो, लेकिन दाओ हो या फिर ज़ेन, इनको कल्टीवेट करना मतलब कि तुम्हें ये जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जो मॉडल वर्ल्ड के जितने भी अफेयर्स हैं, सबको पीछे छोड़ना होता है, क्योंकि एक बार अगर आप इससे उलझ जाओ ना तो पूरी तरीके से उलझ के ही रह जाते हो, कभी इससे फ्री नहीं हो पाते। अब उसकी ये बात सुनकर जो एम्परर है वो कहने लगता है कि दाओ मास्टर मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम एक ट्रू गॉड बन सकते हो? इस पे दाओ मास्टर चुप हो जाता है। तभी वो रूलाई से पूछता है कि रूलाई अब तुम बताओ, क्या तुम एक ट्रू ज़ेन वेनरेबल बन सकते हो? जिसपे वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, एक टूटे हुए डिवाइन ब्रिज के साथ आखिर कौन है जो कि एक ट्रू ज़ेन वेनरेबल बन सकता है? ये सुनकर वो एम्परर की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि तो फिर इतनी बकवास क्यों करते हो? हाँ, आखिर ये बकवास क्यों की जा रही है कि तुम लोग जैसे कोई बहुत बड़े सुपीरियर हो? तुम लोगों ने मॉडल वर्ल्ड को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। मदद करना तो दूर की बात, तुम लोग ऐसे दिखाते हो कि जैसे तुम लोगों ने मॉडल वर्ल्ड को छोड़कर कुछ बहुत ही बड़ा पा लिया है, जिसके चलते तुम्हें वो चीज तुम्हें बहुत सुपीरियर बनाती है हमसे। अब यहाँ पे ये सारी बातें ना नोट डाउन की जा रही थी, लेकिन तभी एम्परर कहने लगता है कि इस लास्ट चीज को मत लिखना। अब तभी यहाँ पे एम्परर चला जाता है और बताने लगता है कि हमारा जो इंपीरियल कोड है उसके पास अपने रूल्स हैं, जिसके जरिए से वो लोगों के
के ऊपर रूल करती है और उनको एक सही जिंदगी की ओर लीड करती है। हम हमारे लॉस का अप्लाई करते हैं ताकि जो गद्दार है उन्हें सप्रेस किया जा सके, क्योंकि जो ऑनर है ना वो इररिलेवेंट है, लेकिन जो विक्ट्री है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अब जबकि यहाँ पे खुद चल के दा मास्टर और ओल्ड रूलाई आए हैं तो मैं यहाँ पर आज के दिन जो मार्शल वर्ल्ड के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करूंगा। अब यहाँ पर वो सभी लोगों से कहने लगता है कि जो भी डिवाइन विजन से है वो मुझे फॉलो करे। अब ये सुनकर सभी लोग भी चाह रहे थे, इवन के नॉर्मल लोग भी, लेकिन एम्परर इन सभी को वहीं रोक देता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो लोग खेतों के बीच से होते हुए एक ऐसी जगह पर इन्हें ले जाते हैं जहाँ पर लोग बिना थके बिना रुके लगातार काम किए जा रहे थे। इनको थकान होती है लेकिन ये जाहिर नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन लोगों ने हाथ चलाने रोक दिए तो फिर इनके पेट कौन पालेगा। स्पेशली एम्परर ने खुद इनसे रिक्वेस्ट की है तो ये लोग काम कर रहे थे। अब तभी एम्परर इन लोगों से पूछने लगता है कि बताओ क्या यहाँ इस साल अच्छी हार्वेस्ट होगी, जिस पर सभी लोग हाँ में जवाब देते और कहने लगते हैं कि बिल्कुल। अब यहाँ पे एम्परर वापस से पूछते हैं और वापस से लोग हाँ में जवाब देते हैं। दाओ मास्टर बताने लगता है कि हाँ इस साल तो हो सकता है लेकिन अगले साल बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर एम्परर वहीं पे रुक जाता है और तभी सभी लोग एम्परर की ओर भी देख रहे थे। अब तभी दाओ मास्टर उसे एक स्क्रोल देते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ना एक ऐसे स्क्रोल को लाया हूँ जिसके अंदर ग्रेट रून्स की हिस्ट्री मौजूद है और जिसके बाद आप सब कुछ समझ जाओगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। और इसे असल में फाउंडिंग एम्परर की क्लैमिटी कहा जाता है, आप इसे रीड कर सकते हो। ये कहते हुए वो स्क्रोल को एम्परर के हाथों में देने लगता है। अब एम्परर जैसे इसकी तरफ देखता है ना तो यहाँ पे दाओ मास्टर कहने लगता है कि आपको पूरी आजादी है, जितना टाइम आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं और इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जब तक हम यहाँ पे हैं आप कर सकते हो, और अगर इसे पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग से कुछ भी क्लियर नहीं होता, आप वापस से इंसिस्ट करते हो कि आप लगातार रिफॉर्म करते रहोगे, तो फिर तो ये पूरी की पूरी दुनिया एक नए एरा में एंटर लेगी। एक ऐसा एरा जो कि इस एरा से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। यहाँ पर जो एम्परर था ना वो उसकी बात बड़े गौर से सुनता है और तभी अगले ही पल इसे अपने हाथों से थाम लेता है। अब तभी यहाँ पे जो जनरल था वो आते साथ ही कहने लगता है कि एम्परर इसे ओपन करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ये कोई ट्रिक भी हो सकती है। यहाँ पर वो आगाह कर रहा था क्योंकि वो जानता है कि ये लोग इनके जानी दुश्मन है। लेकिन एम्परर रूलाई और दाओ मास्टर की तरफ देखता है, उसे पता है कि ये लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है कि कोई ट्रिक का यूज करेंगे इसे यहाँ पे निपटाने के लिए। तो वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद वो इनके साथ वॉक करने लगता है और साथ में इस स्क्रोल को रीड करना शुरू कर देता है और बताने लगता है कि वैसे मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि दाओ मास्टर आप काफी रहमदिल है। यहाँ पे इसकी बातें सुनकर दाओ मास्टर कहने लगता है कि इसे सच में नहीं पता कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, फिर भी के अंदर हिम्मत है कि वो इसे पढ़ पाए। लेकिन मुझे यकीन है कि एक बार जब वो इसे पूरी तरीके से पढ़ लेंगे ना तो फिर उसे एहसास हो जाएगा कि आखिर हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं और फिर वो भी हमारी तरह ही हम में से एक बन जाएगा। यहाँ पे दाओ मास्टर को ना अपने स्क्रोल पे अपने इस मैसेज पे बड़ा यकीन था कि जब हिस्ट्री को वो पढ़ेगा तो शायद से एम्परर का जो दिल है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे हम एम्परर की जर्नी को देख पाते हैं, जहाँ पर वो उस स्क्रोल के अंदर फाउंडिंग एम्परर की पूरी जर्नी को रीड कर रहे थे कि आखिर कैसे क्या हुआ, फिर कैसे इतना बड़ा और खतरनाक डिजास्टर आया कि आग के गोले बरसने लगे और पूरी की पूरी डायनेस्टी यहाँ पे तबाह और बर्बाद हो गई। यहाँ पे एम्परर खुद भी हैरान था। वो यहाँ पे फाउंडिंग एम्परर और ग्रेट रून्स से जुड़े हुए जब इन कनेक्शंस को देखता है, उनके बीच फिर क्या हुआ, ये सारी चीजों को रीड करता है ना, वो तो यहाँ पे खुद भी स्पीचलेस हो चुका था। तभी यहाँ पे दाओ मास्टर उनके करीब आते हैं और कहने लगते हैं कि योर मैजेस्टी, आप जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी को अपने दिल से प्यार करते हो ना, उन्हें अपने दिल से बांध के रखते हो और अब आप अच्छे से जानते हो कि आखिर अब आपको क्या करना चाहिए, है ना। आप जानते हो कि ग्रेट रून्स के चलते क्या कुछ नहीं हुआ और अभी भी देर नहीं हुई है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपका ये किंगडम, आपका ये इटर्नल पीस ये एक और ग्रेट रून में तब्दील ना हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए आप अच्छे से जानते हो। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है। तभी एम्परर बताने लगता है कि जब मैं बहुत छोटा था ना तो तब इटर्नल पीस बहुत बहुत ज्यादा छोटा था। जैसा हम आज देख पा रहे हैं कि बड़े किंगडम के रूप में ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत छोटा सा था। यहाँ का एम्परर कोई एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल नहीं था, एक मामूली सा पर्सन था जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें ग्रो किया। लेकिन जो बड़े बड़े सेक्ट और जो ग्रेट क्लैंस है ये चारों तरफ फैले हुए थे और लोगों के ऊपर बस इन्हीं की दादागिरी चलती थी। लेकिन जब मैं एक मैसेंजर के साथ युहान कोई किंगडम नाम की एक जगह पर गया ना तो तब वहाँ का नजारा जो मैंने देखा मैं हैरान था। वहाँ पर एक ऐसी क्लैमिटी थी जिसके चलते यहाँ पे चारों तरफ तेज लाइटनिंग गिर रही थी। ये लाइटनिंग से सफर कर रहा था और इस जगह को आज हम युहान प्रोफेक्चर के नाम से जानते हैं। चारों तरफ काले बादल मंडरा रहे थे, चारों तरफ लाइटनिंग गिर रही थी और जो काउंटलेस जाने हैं जो कि मासूम जाने थी वो एक ही झटके में चली जाती हैं। किसी को इस बात का कोई खबर नहीं था कि आखिर उनके साथ ये हो क्यों रहा है। काफी ऐसे परिवार जो कि सदियों से साथ रहा करते थे पल भर में ही उजड़ के रह गई। कुछ बच्चे अनाथ हो गए लेकिन ज्यादातर जो कॉमनर्स है ना उन लोगों ने अपनी जान रातों रात गवा दी। और वो जो मैसेंजर था ना युआन के किंगडम का, उसने अपने सारे के सारे ऑफिशियल्स को लेकर लाइटनिंग के सामने खुद को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। जिसके बाद वो लोग माफी मांगते रहे ऑफिशियल्स के साथ ताकि इस उम्मीद में कि ये जो लाइटनिंग है ये पूरी तरीके से रुक जाए। यहाँ तक कि उन्हें देखा देख लोग भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन वो जो सारे के सारे ऑफिशियल्स थे ना अपने एम्पर के साथ सारे के सारे लोग उस लाइटनिंग में मारे गए। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि इनका ये जो सो कॉल्ड ट्रस्ट है ना हेवन और हेवनली गॉड पे, ये तो कभी था ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, बल्कि ये एक हिडन लाइटनिंग सेक्ट है। और इन लोगों ने
ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि इस बार इन्हें ट्रिब्यूट बहुत कम मिला था। शायद इस साल की इनकी हार्वेस्ट बहुत ही कम रही होगी, जिसके चलते ज्यादातर लोग पे नहीं कर पाए और इसी के चलते इनका जो सो कॉल्ड हिडन लाइटनिंग सेक्ट है, इन्होंने इन सबको पलक झपकते ही रातों रात ऐसी सजा दी कि पूरी की पूरी जाति का जैसे इतिहास से नामो निशान मिट गया। लेकिन यहाँ पर जो बात किसी को नहीं पता वो ये कि एम्परर ने सारी गलती की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, जिसके चलते उसके साथ जो लोग मारे गए ना वो कहीं ना कहीं उसके साथ शामिल थे। लेकिन जो लोग जाने बुझ के, उन्हें यही लग रहा था कि सारी गलती एम्परर की थी और एम्परर ने जानबूझ के अपने ऊपर सारा ब्लेम लिया ताकि आधे लोगों की जान बच पाए। और इसी के चलते जो हिडन लाइटनिंग सेक्ट है उसने एम्परर की जान लेने के बाद एक दूसरे एम्परर को उसकी जगह पे तैनात किया और जिसके बाद ये कहानी अब तक चलती हुई आ रही है और ऐसा ही बाकी सारे लोगों के साथ भी है। और बस उस दिन के बाद से ही मैंने कसम खा ली कि मैं हर एक सेक्ट को उखाड़ के फेंकूंगा जो कि उसके नेशन और उसके जो लोग हैं उनसे ऊपर किसी को महत्व देते हैं, जो कि उनके ऊपर खुद को मानते हैं। मैं ऐसे किसी सेक्ट को कभी भी मेरे किंगडम में पैर पसारने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ इन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों भी कान खोल के सुन लो, मैं और जो इंपीरियल एडवाइजर है हम दोनों ने अभी तक उन सो कॉल्ड डाइटीज को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं किया और इसी के चलते ये जो स्नो डिजास्टर है ये हो रहा है क्योंकि हमने इनको कभी भी महत्व दिया ही नहीं। और इन्हें क्या लगता है कि ये गॉड्स है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग बस मामूली से ऐसे गॉड्स हैं जिनको बस अपने फायदे से मतलब है। तो फिर मेरी भी बात कान खोल के सुन लो, अगर ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे तो मैं इन सो कॉल्ड गॉड्स को भी इनकी जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। अब ये कहते हुए स्क्रोल के ना टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ पे एम्परर की ये जुबान देखकर दोनों शॉक्ड हो चुके थे। तभी दाव मास्टर कहने लगता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं, बिल्कुल भी परवाह नहीं जो भी यहाँ पे जाने हैं, जो भी सफर कर रही हैं, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा इटर्नल पीस भी एक और दूसरा ग्रेट रूम बन जाए? अब तभी वो उसके करीब आकर कहने लगते हैं कि तुमने और जो इंपीरियल एडवाइजर ने किया है उससे तुमने सारे सेक्ट को खत्म तो कर दिया, तुमने इतने बड़े नेशन को बनाया और मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया था, ना ही कोई और आया था। लेकिन अगर तुम ऐसे ही बढ़ते रहे और रुके नहीं ना तो फिर हेवन पूरी की पूरी लिविंग बीइंग्स को ही मिटा के रख देगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी हद कहाँ तक है। यहाँ पे होल्ड रुलाई भी कहने लगता है कि योर मैजेस्टी जरा केयरफुल होकर सोचो, जरा गौर से सोचो कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो एम्परर थे उन्होंने तो अपना डिसीजन क्लियर कर दिया था कि भाई मैं हार नहीं मानूंगा, आप लोगों के पास अपने रीजन है और मेरे पास मेरे अपने रीजन है और जिसके चलते हमारे रास्ते अलग हैं। लेकिन ये जो बदलाव का सफर जो कि मैंने और इंपीरियल एडवाइजर ने साथ मिलकर शुरू किया था, ये शुरुआत में मुश्किल था लेकिन अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। ये सुनकर जो ओल्ड रुलाई है वो एक गहरी सांस लेते हुए कहने लगता है कि फेलो दाओइस्ट अब हमें एम्परर को रिप्लेस करना ही होगा। ये सुनकर सारे के सारे लोग शॉक्ड। एम्परर को गार्ड करने के लिए सभी लोग यहाँ आ चुके थे और तभी यहाँ पे जो दाव मास्टर है ना वो अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए कहता है कि हम जो कह सकते थे हमने किया, लेकिन आप अपनी बात से नहीं पलट रहे और अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं सिवाय इसके कि हम आपको रिप्लेस करें। अब वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लेकर ना वो बाकी सबको भी बुला लेता है जिनमें क्यांग फूजी और वेंडरर ली और जो ट्रू लॉर्ड तियान है ये लोग भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे लोग एम्परर को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। अब यहाँ पे गाइस तुम्हें पता है कि ये जो 3 बंदे जिनका भी मैंने नाम लिया ये लोग ऑलरेडी एम्परर के खिलाफ जो असैसिनेट का जो मिशन था उसमें हाथ मिला चुके हैं और ये लोग ऑलरेडी वांटेड लिस्ट पे है। लेकिन ओल्ड रुलाई ने जब इनको सहारा दिया, भरोसा जताया तो इंपीरियल एडवाइजर ने भी इन्हें जाने दिया था। लेकिन ये लोग तो कभी सुधरे नहीं और आज यहाँ पर बैकर सेक्ट समेत जो होंगियन की मास्टर है और हेड ऑफ हॉल ग्रेट टेक्निक्स है जो कि ग्रेट थंडर क्लैप मोनेस्ट्री से बिलोंग करती है, सबके सब आज यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे जनरल स्पेशली इन 3 बंदों को देखकर समझ आता है कि इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता और इनकी तादाद इस वक्त कम है, इवन की इंपीरियल एडवाइजर भी इनके साथ नहीं। यहाँ पे साथ ही हमें बाकी सारे दाओइस्ट और ज़ेन मास्टर्स को भी दिखाया जाता है जो कि डिवाइन ब्रिज रियलम पे है और इन्हें भी कमजोर नहीं आका जा सकता। यहाँ पे 30 से भी ज्यादा डिवाइन ब्रिज रियलम के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। सभी लोग जानते थे कि भाई हालत हमारी खराब है। यहाँ पे तभी एम्परर कहने लगते हैं कि रुलाई तुम्हें नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है, तुम लोग इतनी सारी तैयारी करके आए हो और मुझे लगा था कि शायद तुम यहाँ पर जो मार्शल लॉज है उसके हिसाब से परफॉर्म करोगे, लेकिन तुम तो हम मॉडल से भी ज्यादा गैर गुजरे निकली। बिल्कुल एक तरफा की फाइट, मतलब कि फाइट बैक करने का हमें मौका ही नहीं देना चाहते। जिस पे ओल्ड रुलाई आगे आते हुए कहने लगता है कि अगर हमें डायनेस्टी के अंदर चेंजेस करने हैं तो सारे रूल्स को दरकिनार करना ही होगा और मैसेज टाइम में माफ करना, लेकिन आपने हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा। जिस पे एम्परर कहता है कि ठीक है फिर अब जबकि बैटल से ही सब कुछ निपटेगा तो फिर हम भी बैटल के लिए तैयार हैं। तभी यहाँ पे दाव मास्टर पूछता है कि बताओ तुम्हारे ये जो लॉयल मिनिस्टर्स है आखिर ये लोग कौन से डिवाइन आर्ट्स को कल्टीवेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे ना, स्पेशली वो 3 दाव मास्टर्स, वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग इतने ज्यादा गैर गुजरे तो नहीं होंगे कि हेवनली डेविल कल्ट के मेथड्स का यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो ग्रैंड जनरल किन जियान है वो आते साथ ही अपनी टेक्निक्स को अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ पे सब समझ जाते हैं कि हाँ ये बंदा थोड़ा टफ है। साथ ही यहाँ बाकी सारे लोग भी अपने अपने टेक्निक्स को अनलीश करते हैं। इवन की जो ग्रैंड मार्शल युआन कॉन्ग है जो कि ज़ेन सेक्ट से कभी बिलोंग किया करता था, वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलीश करता है। साथ ही यहाँ पर हाई ऑफिशियल शू यानजी भी अपनी टेक्निक्स को अनलीश करती है। यहाँ पर बताया ये जा रहा था कि अलग अलग जगह अलग अलग सेक्ट से अलग अलग पैथ को फॉलो करने वाले भी आज यहाँ यांग कांग के एम्पर का साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमें उन सारे जो मास्टर्स हैं उनको भी दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर मैदान में उतर जाते हैं जो कि प्राइमरी जो स्कूल्स है ना एम्पायर के उसे हैंडल करते हैं। इवन की ग्रैंड जनरल ऑफ व्हाइट हॉर्स क्वान दुंग वो
वो भी यहाँ पे मैदान में उतर जाते हैं, जिन्होंने मैदान जंग में न जाने कितनी बार एम्पर की जान बचाई है और यांग कांग के लिए अपनी जान दांव पे लगाई है, इसका वो बयां तक नहीं कर पाते। यहाँ पे एम्पर एक एक का नाम लेकर ना उन सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड में इतना कहते हैं कि ये सारे लोग वो लोग हैं जो कि हमारे इटर्नल पीस के ग्रेट एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे सबके सब तभी आगे बढ़ते हैं, शील्ड को क्रिएट करते हुए एम्पर को प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं और कहने लगते हैं कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन एम्पर और इटर्नल पीस को डिफेंड करके रहेंगे। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस, वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।